नवंबर महीना आ गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खास महीना होने वाला है क्योंकि इस महीने की सैलरी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी छिपी है। महंगाई भत्ता बढ़ गया है। सरकार ने डीए में 6% की बढ़ोतरी मंजूर कर दी है और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, यानी जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी नवंबर की सैलरी में मिलेगा। 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी सभी के लिए अलग अलग तरीके से लाभदायक साबित होगी। आइए समझते हैं कि क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीए क्या होता है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, ये एक भत्ता है जो महंगाई को देखते हुए दिया जाता है। जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकारी कर्मचारियों को डीए उनका बढ़ाया जाता है ताकि उनकी क्रय क्षमता कम ना हो। डीए हर 6 महीने में देखा जाता है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। पिछली बार जुलाई 2024 में डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई थी और उस समय डीए 46% पर पहुंच गया था, लेकिन अब सरकार ने एक साथ 6% की बढ़ोतरी मंजूर कर दी है, इसलिए अब डीए 52% हो गया है। ये पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अब सवाल यह है कि 6% की बढ़ोतरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है? हाँ बिल्कुल, पिछले कुछ महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। एलपीजी महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल महंगे हुए, दालें महंगी हो गई, खाद्य तेल महंगा हो गया, सब्जियों की कीमतें आसमान छू गई। रिटेल इन्फ्लेशन 6% के करीब पहुंच गई थी, इसलिए कर्मचारी संगठन ने लगातार सरकार से कहा कि डीए को बढ़ाओ और आखिरकार सरकार ने मान लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये निर्भर करता है आपकी बेसिक सैलरी पर। उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है। पहले आपको 46% डीए मिल रहा था, यानी 13,800 रुपए। अब आपको 52% डीए मिलेगा, यानी 15,600 रुपए। तो अंतर हुआ 1,800 रुपए। प्रति महीने 1,800 रुपए अतिरिक्त, सालाना 21,600 रुपए। ये एक अच्छी खासी रकम है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको 3,000 से 3,200 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे प्रति महीने। अगर आप एक सीनियर ऑफिसर हैं और आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपको 6,000 से 8,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, यानी जितनी ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा लाभ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एरियर भी मिलेगा जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने का, यानी 6% का अंतर 4 महीनों में कितना होगा? 30,000 की सैलरी पर 4 महीनों का अंतर लगभग 7,200 रुपए बैठता है। 50,000 की सैलरी पर 12,000 से 12,800 रुपए और 1 लाख की सैलरी पर 24,000 से 32,000 रुपए, यानी नवंबर की सैलरी में एक बहुत अच्छी खासी राशि अतिरिक्त आने वाली है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। पेंशनर को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन पेंशनर के लिए ये डीआर के रूप में मिलेगा, डियरनेस रिलीफ। डीआर की दर हमेशा डीए के बराबर होती है, तो 6% की बढ़ोतरी पेंशन में भी होगी। यानी अगर किसी की पेंशन 20,000 रुपए थी तो अब ये बढ़कर 20,000 से ज्यादा, यानी कि 20,000 प्लस 1200 इक्वल्स टू 21,200 हो जाएगी प्रति महीने। और ये बढ़ोतरी आजीवन रहेगी जब तक वो जीवित हैं, इसलिए पेंशनर्स के लिए ये खुशखबरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर अगर उनके स्वास्थ्य जो है वो खर्च उनका ज्यादा हो तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि ये डीए किन किन को मिलेगा? सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, ग्रुप ए, बी, सी, डी, सबको, सशस्त्र बलों को, अर्धसैनिक बलों को, रेलवे कर्मचारियों को, डाक विभाग के कर्मचारियों को, शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को, सबको। कुल 48 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर। अब सवाल यह है कि सरकार के बजट पर कितना असर पड़ेगा? सरकार को सालाना 12,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा, क्योंकि कर्मचारियों के पास ज्यादा पैसे आएंगे और वे उसे खर्च करेंगे, जिससे बाजार में धन का प्रभाव बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एनजेसीए के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी। रेलवे यूनियन के प्रमुख ने कहा कि इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर लगी हैं, क्योंकि अगर 8वां वेतन आयोग आ जाए तो सैलरी संरचना में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य सरकारें क्या करेंगी। केंद्र सरकार ने 6% डीए बढ़ाया है, लेकिन राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का क्या करेंगी? अभी तक देखा गया है कि अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र की लाइन पर चलती हैं, तो संभावना है कि यूपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए 6% डीए की बढ़ोतरी करेंगी, लेकिन ये निश्चित नहीं है। ये प्रत्येक राज्य अपने बजट के अनुसार निर्णय लेता है। तो अंत में क्या है? नवंबर की सैलरी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत खास सैलरी होने वाली है। न केवल नई दर से डीए मिलेगा बल्कि एरियर भी मिलेगा, यानी नवंबर की सैलरी में एक अच्छी खासी अतिरिक्त राशि आ जाएगी। ये राशि परिवार के लिए एक राहत होगी और ये राहत आगे के महीनों में भी जारी रहेगी, क्योंकि ये डीए स्थायी है। ये हर महीने मिलेगा और जब तक सरकार इसे फिर से बढ़ाएगी तब तक ये इसी दर पर रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है और ये खुशखबरी सीधे उनकी जेब में पैसे डालने वाली है। महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, टीए बढ़ने वाला है, एचआरए बढ़ने वाला है, सब कुछ बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8वां वेतन आयोग आने के बाद एक बिल्कुल नई सैलरी संरचना बनने वाली है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या होने वाला है और आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता की। महंगाई भत्ता यानी डीए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भत्ता है जो हर सरकारी कर्मचारी को मिलता है। ये भत्ता महंगाई को देखते हुए बढ़ता घटता रहता है। अभी के समय में डीए 58% है। ये 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ है, यानी हर सरकारी कर्मचारी की अपनी बेसिक सैलरी का 58% अतिरिक्त महंगाई भत्ता वो पा रहा है। लेकिन अब आने वाले 18 महीनों में क्या होने वाला है? 3 बार डीए में बढ़ोतरी होने वाली है हर 6 महीनों में। पहली बढ़ोतरी के बाद डीए 61% हो जाएगा, दूसरी बढ़ोतरी के बाद 64% हो जाएगा और तीसरी बढ़ोतरी के पास 67% तक पहुंच जाएगा। यानी आपकी बेसिक सैलरी का 67% आप महंगाई भत्ता के रूप में पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि है और इस वृद्धि से हर कर्मचारी के हाथ में हजारों रुपए अतिरिक्त आने वाले हैं। अब बात करते हैं अन्य भत्तों की। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये भी बढ़ने वाला है, क्योंकि एचआरए सीधे बेसिक सैलरी और डीए से जुड़ा हुआ है। तो जब डीए बढ़ेगा तो एचआरए भी बढ़ेगा। अगर आपको अभी 4000 रुपए एचआरए मिल रहा है तो आने वाले समय में ये बढ़कर 5000 या 6000 हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आपके शहर पर हैं, उस पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग शहरों में एचआरए अलग अलग होता है। फिर बात करते हैं टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। टीए भी बढ़ने वाला है। 7वें वेतन आयोग के बाद जो टीए के नियम बने हैं वो भी अपडेट होंगे। अभी लेवल 6 और उससे ऊपर के कर्मचारी हवाई जहाज से ट्रैवल कर सकते हैं। लेवल 5 और उससे नीचे के कर्मचारी ट्रेन में AC3 या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं और ये सब खर्च सरकार रीइंबर्स करती है। अब 8वें वेतन आयोग के बाद ये सुविधाएं और भी बेहतर होंगी। ट्रैवल के रूल्स ज्यादा आसान होंगे और खर्च भी ज्यादा कवर होगा। CEA यानी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ये भी बढ़ने वाला है। अभी ये भत्ता 100 रुपए प्रति बच्चे के लिए है, लेकिन अब ये बढ़कर 200 या 300 हो सकता है, जिससे आपके बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च कुछ कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। ये वो चीज है जो सरकारी कर्मचारियों का पूरा भविष्य बदल देने वाली है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होने वाला है और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है।
अभी डीए को अलग से दिया जाता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद डीए को बेसिक सैलरी में ही शामिल कर दिया जाएगा। यानी आपकी डीए को आपकी बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा और फिर से नया डीए शुरू हो जाएगा। इससे क्या फायदा है? इससे बहुत बड़ा फायदा है। आपकी बेसिक सैलरी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, पेंशन बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि पेंशन बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। तो अगर बेसिक सैलरी ज्यादा होगी तो पेंशन भी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर वो चीज है जिससे आपकी पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। यानी अगर आपकी सैलरी 10,000 थी तो नई सैलरी 25,700 हो जाएगी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? अनुमान है कि ये 2.13 के आसपास रहेगा। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि 2.28 हो सकता है और कुछ कहते हैं कि 2.46 तक हो सकता है, लेकिन निश्चित कुछ नहीं है। सब कुछ 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.13 है तो क्या होगा? अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो नई सैलरी 1,06,500 हो जाएगी, यानी लगभग 2 गुनी हो जाएगी। और हां, इसमें 18 महीनों के इंक्रीमेंट को भी जुड़ा जाएगा। हर साल इंक्रीमेंट 3.5% का होता है, तो 18 महीनों में लगभग 5.25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पेंशनरों के लिए आखिर क्या होगा? पेंशनरों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। अभी पेंशन 9,000 रुपए मिनिमम है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद ये 20,500 से 25,740 रुपए तक हो सकता है, यानी लगभग तिगुना। पेंशनरों की पेंशन में भी वृद्धि होगी और साथ ही उनका डीआर यानी डियरनेस रिलीफ भी बढ़ेगा। अब कितने लोग इससे फायदा पाएंगे? बहुत अधिक, लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 से 70 लाख पेंशनर, यानी कुल मिलाकर लगभग 1,20,00,000 लोग इससे प्रभावित होंगे और सबको लाभ मिलेगा। लेकिन ये सब लाभ आखिर कब मिलेगा? अरेस्ता 1 जनवरी 2026 से दिए जाएंगे, यानी अगले साल से, लेकिन वो सबको एक साथ नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को बहुत अधिक बकाया रकम है तो वो स्लोली दी जाएगी ताकि सरकार का बजट खराब ना हो। तो अंत में आखिर क्या निष्कर्ष है? महंगाई भत्ता बढ़ेगा, अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी और 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी की पूरी संरचना ही बदल जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत अच्छा समय आने वाला है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके जीवन यापन की क्षमता बढ़ेगी। ये सब होने वाला है 2026 की शुरुआत से। तो प्रतीक्षा करिए और तैयारी कीजिए कि आप इस बढ़ोतरी को सही तरीके से मैनेज करें। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई है और ये खुशखबरी इस बार सीधे उनके करियर से जुड़ी है। कैबिनेट की एक बैठक में सरकार ने फैसला ले लिया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा 2 वर्ष बढ़ा दी जाएगी। यानी जहां पहले कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे, अब वे 62 साल तक नौकरी कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए अच्छा है बल्कि देश के प्रशासन के लिए भी अच्छा है। आइए समझते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया और इससे किसको क्या फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फैसला कब लिया गया। ये फैसला कैबिनेट की एक बैठक में लिया गया और इसे मंजूरी मिल गई है। अब सरकार नई गाइडलाइन तैयार कर रही है ताकि सभी मंत्रालय और विभाग इसे सही तरीके से लागू कर सके। माना जा रहा है कि ये गाइडलाइन जल्द ही सभी को दे दी जाएगी और फिर अगले कुछ महीनों में ये नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ये फैसला लिया गया आखिर क्यों? इसका कारण बहुत सरल है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। आजकल लोग ज्यादा स्वस्थ हैं। आजकल लोग ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं। पहले जब सेवानिवृत्ति की उम्र तय की गई थी तब लोगों की औसत आयु 60 साल के आसपास थी, लेकिन अब 60 की जो साल की उम्र है वो भी लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और वे अभी 2 साल और काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार को अनुभवी जनशक्ति की जरूरत है। अगर कोई कर्मचारी 60 साल पर रिटायर हो जाता है तो 30 साल का अनुभव खो जाता है।
अब अगर वो 62 साल तक काम करेगा तो उसका अनुभव 2 साल और ज्यादा मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों को आखिर क्या फायदे होंगे? बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा, 2 साल तक अतिरिक्त वेतन मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 60 साल में 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था तो अब 2 साल तक और ये वेतन उसे मिलता रहेगा, यानी 24 महीनों में 24 लाख रुपए अतिरिक्त। दूसरा फायदा, प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर कोई कर्मचारी 2 साल और काम करेगा तो उसे प्रमोशन का मौका मिल सकता है। तीसरा फायदा, सेवानिवृत्ति लाभ में वृद्धि होगी। ग्रेच्युटी, कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदा है पेंशन में। पेंशन सीधे सेवा अवधि पर निर्भर करता है। अगर आप 2 साल और काम करेंगे तो आपकी सेवा अवधि 2 साल बढ़ जाएगी और इसके साथ ही आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। अगर आपकी पेंशन 60 साल में 30,000 रुपए थी तो अब 62 साल में ये 40,000 रुपए तक हो सकती है, यानी आपकी मासिक आय में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी। और ये बढ़ोतरी आपकी पूरी जिंदगी के लिए रहेगी, यानी जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको यह अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं कि यह फैसला किन सभी को प्रभावित करेगा। ये फैसला सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, चाहे वो ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो। सभी को ये नियम लागू किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी ये नियम लागू करवाया जा सकता है अगर राज्य सरकारें चाहें तो। और स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी, सबको ये नियम उन पर लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष सेवाएं हैं जहां ये नियम लागू नहीं हो सकता, जैसे सेना, पुलिस आदि, क्योंकि इन सेवाओं में शारीरिक क्षमता जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इससे सरकार का बजट कितना प्रभावित होगा। सरकार को अतिरिक्त खर्च होगा क्योंकि अब कर्मचारियों को 2 साल और वेतन देना होगा, पेंशन भी ज्यादा देना होगा। लेकिन सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय में फायदा होगा क्योंकि अनुभवी कर्मचारी ज्यादा बेहतर काम करेंगे और प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी। इसलिए अल्पकालीन खर्च दीर्घकालीन फायदे लाएगा। इस फैसले का एक और फायदा है, महिला कर्मचारियों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि महिला कर्मचारियों के पास अभी भी वेतनमान से कम सीनियरिटी आती है, पर अब अगर वो 2 साल और काम करेंगी तो उनकी सीनियरिटी बढ़ेगी और उन्हें अधिक पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। अब बात करते हैं कि ये नियम कब लागू हुआ। माना जा रहा है कि ये नियम अगले कुछ महीनों में लागू हो जाएगा। पहले नई गाइडलाइन सबको दे दी जाएगी, फिर सब विभागों में परिपत्र भेजे जाएंगे और फिर ये नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में संक्रमण अवधि भी दी जा सकती है ताकि कर्मचारियों को अपनी योजना बनाने का समय मिल सके। तो अंत में क्या है, ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को सुना है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, उन्हें अधिक समय तक काम करने की सुविधा मिलेगी और देश को अनुभवी जनशक्ति मिलेगी। ये सब के लिए एक जीत है, सरकार के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी और देश के लिए भी। यात्रा करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन ट्रेन टिकट बुकिंग ये कभी कभी एक कठिन काम हो जाता है क्योंकि बुकिंग खोलते ही ट्राउट्स और अनुपयुक्त एजेंट सब टिकटें अपने हाथ में ले लेते हैं। सामान्य यात्रियों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अक्टूबर 2025 से नई बुकिंग नियम लागू हो गए हैं और ये नियम बिल्कुल सरल है लेकिन बहुत प्रभावी भी हैं। अब केवल आधार से लिंक किए गए यूजर्स ही पहले 15 मिनट में टिकट बुक कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है सामान्य यात्रियों के हित में। आइए समझते हैं कि क्या बदलाव आया है। सबसे पहले जानते हैं कि ये नियम क्यों लाया गया। क्या समस्या थी? समस्या बहुत बड़ी थी। जब भी रेलवे कोई ट्रेन की बुकिंग खोलता था तो अनुपयुक्त एजेंट और ट्राउट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सारी टिकटें अपने नाम पर बुक कर लेते थे, महज कुछ सेकंड्स में। सामान्य यात्रियों को कुछ नहीं मिलता था। यही समस्या थी और यही समस्या को हल करने के लिए रेलवे ने ये नियम बनाया।
अब बात करते हैं कि नियम क्या है। 1 अक्टूबर 2025 से जब भी कोई ट्रेन की बुकिंग खुलेगी तो पहले 15 मिनट सिर्फ आधार से लिंक किए गए यूजर्स के लिए होंगे। यानी जो लोग अपने IRCTC अकाउंट को अपने आधार से लिंक कर चुके हैं, केवल वही पहले 15 मिनट में बुकिंग कर पाएंगे। बाकी लोगों को 15 मिनट का इंतजार करना होगा। 15 मिनट के बाद सबके लिए बुकिंग खुल जाएगी। अब सवाल यह है कि आप अपने IRCTC अकाउंट को आधार से कैसे लिंक करेंगे। बहुत आसान है। IRCTC की वेबसाइट पर जाइए या ऐप खोलिए, फिर अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए, फिर माय अकाउंट सेक्शन में जाइए, वहां ऑथेंटिकेट यूजर का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, आधार नंबर डालिए और एक OTP आएगा आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर। वो OTP डालिए और बस हो गया, आपका अकाउंट अब आधार से लिंक हो गया। ये प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन ये आधार लिंकिंग की बात सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के लिए है। अगर आप स्टेशन पर जाकर कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर से टिकट लेते हैं तो आपको आधार की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये नियम केवल ऑनलाइन बुकिंग के लिए है। अब बात करते हैं कि ये नियम कब से लागू हुआ। 1 अक्टूबर 2025 से, यानी अभी लागू है। अभी आप जब भी कोई ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक करेंगे तो ये नियम लागू होगा। पहली 15 मिनट केवल आधार लिंक के लिए जो यूजर्स हैं उनके लिए रखा गया है। अब बात करते हैं तत्काल टिकटों की। तत्काल टिकटों के लिए तो ये नियम पहले से ही लागू था। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकटों के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है और 15 जुलाई से आधार आधारित OTP भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जब आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP के बिना टिकट नहीं बुक होगी। और हाँ, तत्काल टिकटों के लिए एजेंट्स पर भी प्रतिबंध है। AC क्लास के तत्काल टिकटों के लिए एजेंट 10 बजे से 10:30 बजे तक बुकिंग नहीं कर सकते और नॉन AC क्लास के लिए 11 बजे से 11:30 बजे तक वो ये नहीं कर सकते। यानी सामान्य यात्रियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं कि अग्रिम बुकिंग कितने दिन पहले से हो सकती है। इसमें भी एक बदलाव आया है। पहले 120 दिन पहले से ट्रेन की बुकिंग आप कर सकते थे, लेकिन अब ये घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। 1 नवंबर 2024 से ये नियम लागू है। तो अब आप केवल 60 दिन पहले से ही ट्रेन की बुकिंग कर सकते हो। इससे आखिर क्या फायदा है? इससे अंतिम समय के कैंसिलेशन कम होंगे और सामान्य यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना अधिक होगी। अब सवाल यह है कि इन नियमों से सामान्य यात्रियों को क्या फायदे होंगे? बहुत सारे फायदे होंगे। पहला, अब ट्राउट्स और अनुपयुक्त एजेंट सब टिकटें नहीं ले पाएंगे। दूसरा, सामान्य यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तीसरा, अवैध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। चौथा, काला बाजार में टिकटों की खरीद फरोख्त कम हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि ये नियम केवल ऑनलाइन बुकिंग के लिए है। अगर आप स्टेशन पर जाकर टिकट लेते हैं तो कोई बदलाव नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही है। अब रेलवे ने एक और ऐप भी लॉन्च किया है, इसका नाम है रेल वन ऐप। इस ऐप में सब तरह की बुकिंग सुविधाएं हैं। आप इस ऐप से ट्रेन की जो टिकट है उसे बुक कर सकते हैं, ठीक IRCTC की तरह ही। बस आपको याद रखना है कि आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये सब बदलाव अब आखिर क्यों आए हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर ले। क्योंकि रेलवे चाहती है कि सामान्य यात्रियों को टिकट मिले, ना कि ट्राउट्स को, ना कि अनुपयुक्त एजेंट्स को। और ये नियम इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है सामान्य यात्रियों के लिए। तो याद रखिए, अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करिए ताकि आप पहले 15 मिनट में ही बुकिंग कर पाएं और आपको टिकट मिल जाए। ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और पूरी तरह मुफ्त है। तो अभी ही लिंक कर लीजिए और भविष्य में अपनी यात्रा आसानी से बुक कर लीजिए।